हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? देखिए, हम 11वीं क्लास के इस कोर्स में, जो कि नया कोर्स है, एनसीईआरटी के बेस पर इस कोर्स को राजस्थान बोर्ड के द्वारा बनाए गए हैं इस साल से। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं, लेसन नंबर 2। इसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण एज ए क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन, देखिए, इस दुनिया में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं। उन जीव जंतुओं में बहुत ज्यादा विविधता पाई जाती है। अब ऐसी स्थिति में जीवों को एक समूह के रूप में वर्गीकृत करने की आवश्यकता महसूस हुई, तो जीवों का वर्गीकरण किया गया। सबसे पहले कैरोलस लिनियस के द्वारा 2 जगत वर्गीकरण की अवधारणा दी गई। इसके बाद हैकल नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 3 जगत वर्गीकरण की अवधारणा दी गई। इसके बाद कॉबलैंड नामक वैज्ञानिक के द्वारा 4 जगत वर्गीकरण की अवधारणा दी गई और R.H. विटकर नाम के वैज्ञानिक के द्वारा 1969 में 5 जगत वर्गीकरण की अवधारणा दी गई। ये 5 जगत जो हैं, सबसे पहला जगत है मोनेरा। मोनेरा 5 जगत, यानी 5 किंगडम। क्लासिफिकेशन, इसमें पहला जगत जो है वो मोनेरा, दूसरा जगत है प्रोटिस्टा, तीसरा जगत है फंजाई, चौथा जगत है प्लांटी और 5वां जगत है एनिमेलिया। अर्थात 5 जगत बनाए गए। और मैंने पहले के लेक्चर में भी यही बात बताई कि 5 जगतों को ही हमारे वर्गीकरण का आधार मान करके वर्गीकरण किया जा रहा है। सबसे पहले हमने पढ़ा मोनेरा जगत। इस मोनेरा जगत में उन जीवों को रखा जाता है जो एक कोशिकीय होते हैं और उनके शरीर की जो कोशिका है ये प्रोकैटिक प्रकार की होती है, अर्थात ऐसी कोशिका जिसमें सुविकसित केंद्रक का अभाव होता है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते हैं, हिस्टोन प्रोटीन जिसके अंदर नहीं होता है। ऐसे जीव जो कि अलैंगिक जनन करते हैं, तो उनको मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। और उस मोनेरा जगत में जिन जीवों को रखा गया है, जिसमें जीवाणु, और जीवाणु का ही एक प्रकार है नीलहरित शैवाल, जिनको हम साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और एक है माइकोप्लाज्मा। इस तरह के जो जीव होते हैं वो अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और ये कह सकते हैं कि हर आवास में आपको मिल सकते हैं। तो इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जीवाणु किस तरह से, देखिए, एक तो सत्य जीवाणु होते हैं, एक आद्य जीवाणु होते हैं। आद्य जीवाणु यानी आर्की बैक्टीरिया होते हैं। ये आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया, इनकी कोशिका भित्ति, क्योंकि जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है और उसकी कोशिका भित्ति में एक प्रकार से शाखित प्रोटीन की उपस्थिति होती है, श्रृंखलाएं, तो उसके कारण ये उन स्थानों पर भी आसानी से रह पाते हैं जहां बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं, या तो तापमान बहुत ज़्यादा होता है, या फिर वातावरण अम्लीय होता है या क्षारीय होता है। तो ऐसे वातावरण में भी ये आसानी से रह सकते हैं। जबकि दूसरे जीवाणु जो होते हैं, यू बैक्टीरिया, इसमें भी कुछ प्रकाश संश्लेषण क्रिया के अपना भोजन बना लेते हैं। कुछ परपोषी होते हैं, परपोषी में भी कुछ परजीवी, कुछ सहजीवी और कुछ मृतजीवी के रूप में अपना पोषण प्राप्त करते हैं।
माइकोप्लाज्मा ये भी एक बहुत ही सूक्ष्म जीव होते हैं और इनमें एक खास बात यह है कि इनके चारों तरफ कोशिका भित्ति नहीं होती है। जीवाणु से भिन्न इसलिए कहा जाता है कि इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती, और कोशिका भित्ति अगर नहीं है तो इनकी एक निश्चित आकृति हर समय बनी हुई नहीं रह पाती। अब जब निश्चित आकृति एक जैसी नहीं बनी रहती है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ये परिस्थिति और आवास के हिसाब से अपना आकार बदल लेते हैं। तो इसलिए माइकोप्लाज्मा को जीव जगत का जोकर, वनस्पति जगत का जोकर या बहरूपिया कहा जाता है, जो कि बहुत एक कहावत है, बहुत फेमस, जो आपको इस तरह से ध्यान में रखनी है। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटिस्टा जगत, जो कि दूसरा जगत है, प्रोटिस्टा जगत। अब देखिए प्रोटिस्टा जगत जो है इसके सदस्यों की क्या विशेषता है, क्योंकि ये मोनेरा जगत से कुछ भिन्न है और उसकी तुलना में इसके सदस्य जो है वो थोड़े से विकसित होते हैं। जगत प्रोटिस्टा, अब देखिए इस जगत के जो सदस्य हैं ये सदस्य भी एक कोशिकीय होते हैं, अर्थात एक कोशिकीय सदस्य। यानी इनका शरीर केवल एक कोशिका से ही बना होता है, लेकिन ये यूकैरियोटिक होते हैं, यूकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं। यानी इनके अंदर जो कोशिका होती है वो यूकैरियोटिक प्रकार की होती है, और यूकैरियोटिक कोशिका का मतलब क्या है आप जानते हैं, सप्त केंद्र की होती है। जबकि मोनेरा में भी एक कोशिकीय जीव है, लेकिन वहां प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, असत्य केंद्रक वाली होती हैं। साथ में देखिए इसमें कोशिका भित्ति की उपस्थिति व अनुपस्थिति होती। इसका मतलब है कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें तो होती है और कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें ये कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अर्थात इसमें यह कह सकते हैं पादप और प्राणी दोनों ही वर्ग के जीवों को रखा गया है। क्यों? क्योंकि पादपों की कोशिकाएं, जिसको हम पादप मानते थे पहले, उनके अंदर कोशिका भित्ति होती है, और जिनको हम प्राणी मानते हैं उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। लेकिन यहाँ इनके कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति है और कुछ सदस्यों में कोशिका भित्ति नहीं है। तो ये दोनों ही तरह के गुणों की उपस्थिति रखते हैं। साथ में इनमें लवकों की उपस्थिति व अनुपस्थिति होगी। अब देखिए लवकों की उपस्थिति का होना पादपों का गुण है, अनुपस्थिति का होना प्राणियों। तो इसमें कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें उपस्थिति लवकों की होती है, अर्थात जिनमें हरित लवक भी होता है। ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करके भोजन का निर्माण करता है। दूसरे ऐसे भी होते हैं, इसमें वो सदस्य भी हैं जिनके अंदर एक प्रकार से लवक नहीं पाए जाते हैं और ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें दोनों तरह के सदस्य हैं, स्वपोषी और परपोषी दोनों ही हैं। ये इनमें स्वपोषी व परपोषी दोनों प्रकार के सदस्य हैं। यानी जो अपना भोजन खुद बना लेते हैं वो क्या है, स्वपोषी, और जो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं वो है परपोषी। तो इसमें दोनों ही तरह के सदस्य होते हैं वो उपस्थित रहते हैं।
साथ में देखिए इसमें चलन के अंग, कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें कंसाविका और पक्षमाविका पाई जाती है क्योंकि एक उसके सदस्य हैं, और कुछ सदस्य ऐसे हैं जिनमें ये कंसाविका और पक्षमाविका नहीं पाई जाती है, बल्कि प्रोटोजोआ यानी एक प्रकार से सूक्ष्म जीव, उनके अंदर गमन के लिए कूटपाथ बनाने का गुण पाया जाता है। तो कह सकते हैं कि इस ये जो प्रोटिस्टा जगत है उसमें कई प्रकार की विविधता वाले जीवों को रखा गया है, यानी ऐसे जीव जो ना तो प्राणी समूह में रखे जाए और ना पादप समूह में, तो उनको दोनों को में से जो नहीं रखे जा सकते हैं उनको इस प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। इस प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों को 5 समूहों के अंदर बांटा गया है, क्योंकि इसमें भी भिन्नता होती है, सब तरह किसी में है किसी में नहीं है, तो उस हिसाब से इसको 5 समूह में बांटा गया है। 5 समूह या वर्गों में बांटा गया। किसको? प्रोटिस्टा जगत के सदस्यों। अब वो 5 एक प्रकार से वर्गों के नाम क्या है? देखिए ये एनसीईआरटी की बुक में ही दिया जाएगा, ये जो राजस्थान बोर्ड की है उसमें इस तरह से इसको डिटेल नहीं बनाया गया है, लेकिन यहां हमको एनसीईआरटी पढ़नी है तो उस हिसाब से इनको 5 ही समूह को हमको डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला है क्राइसोफाइट। क्राइसोफाइट और सदस्य होंगे उनको क्या कहेंगे? क्राइसोफाइट्स। एक तो पहला वर्ग तो क्राइसोफाइट है। दूसरा है डाइएनोफ्लैजिलेट अर्थात 2 कंसाविका युक्त जो प्राणी हैं उनको इसमें रखा गया है डाइएनोफ्लैजिलेट में। तीसरा प्रकार है यूग्लिनॉइड। देखिए आपको ये नाम हो सकता है नहीं लगे, परंतु हमारे बायो में इस तरह के नाम हमारी शब्दावली है, और ये शुरू में आपको हो सकती है नहीं लगे या याद करने में थोड़ी सी ऐसा एक तरह से असहजता की स्थिति पैदा हो, लेकिन धीरे धीरे जब आप इनको ही पढ़ते जाएंगे तो ये शब्द जो है हमारे ऐसे शब्द बन जाएंगे जिनको हम आसानी से कभी भी बिना किसी रुकावट के बोल सकते हैं या लिख सकते हैं और ध्यान में रख सकते हैं। तो यूग्लिनॉइड पहला हो गया। क्राइसोफाइट ध्यान रखिए किसके वर्गीकरण कर रहे हैं हम? प्रोटिस्टा के। प्रोटिस्टा क्या है? 5 जगत वर्गीकरण का दूसरे नंबर का जगत है। इसमें पहला है क्राइसोफाइट्स, दूसरा है डाइएनोफ्लैजिलेट, तीसरा है यूग्लिनॉइड और चौथा है स्लाइम मोल्ड। इसको कहते हैं हिंदी में अवपंक कवक मोल्ड, तो वो स्लाइम मोल्ड है। और 5वां है प्रोटोजोआ, जिसको एक प्रकार से जंतु जगत का सबसे पहला संघ माना जाता है, तो वो यहां इस वर्गीकरण के अनुसार इसे प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रख रहे हैं। अब हम एक एक जगत की बात करें, एक एक बात की बात करें। सबसे पहला देखिए आपको नाम याद हो जाने चाहिए कौन कौन से? क्राइसोफाइट, डाइएनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड जिसमें यूग्लिन आता है, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। तो सबसे पहला है क्राइसोफाइट। पहला वर्ग, फर्स्ट वर्ग है क्राइसोफाइट। देखिए क्राइसोफाइट जो होता है ये एक प्रकार से समुद्री जीव आते हैं इसमें,
और समुद्री जीव जो एक कोश के होते हैं, जिसमें हम कह सकते हैं एक प्रकार से डाई एटम या इसके अलावा जो एक प्रकार से सुनहरे डेस्मिड सुनहरे शैवाल, ये आते हैं डाई एटम और डेस्मिड। देखिए ये इस क्राइसोफाइट के अंतर्गत जिन जीवों को रखा गया है, ये अलवणीय जल में पाए जाते हैं, अलवणीय और लवणीय जल में पाए जाते हैं। ये पानी की धारा के साथ बहते रहते हैं क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, ये कोश के होते हैं। इनमें ये जो डाई एटम है, इसकी जो कोशिका भित्ति है, इसकी कोशिका भित्ति की विशेष बात है कि वो 2 कवचों के द्वारा बनी हुई होती है। अर्थात जिस तरह से साबुनदानी होती है तो उसमें 2 कवच होते हैं, 2 भाग होते हैं, 2 एक ढक्कन होते हैं। तो इस तरह से ये इनकी कोशिका भित्ति भी 2 ढक्कनों या 2 कवचों से बनी हुई होती है। इसीलिए जैसे ये जो जीव होते हैं वो समय के साथ उत्पन्न होते रहते हैं, मरते रहते हैं, लेकिन इनका ये जो कोशिका भित्ति वाला जो मृत भाग है, ये उस जलाशय के अंदर यानी समुद्र के नीचे लगातार इकट्ठा होता चला जाता है और उस कोशिका भित्ति में सिलिका की उपस्थिति होती है। तो इस प्रकार से इस डाई एटम के कारण जो कोशिका भित्ति से जो एक प्रकार से मिट्टी का निर्माण होता है, उसे कहा जाता है डाई एटमी मृदा कहा जाता है।